आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये किस्सा मुझे मेरी नानी ने सुनाया था। नानी बताती थी कि ये घटना तब की है जब उनकी उम्र 22-23 साल की रही होगी। तो एक दिन वो लकड़ी लेने के लिए दूर जंगल गई थी। वहाँ से लौटते लौटते उनको अंधेरा हो गया। नानी को बहुत डर लग रहा था क्योंकि गांव की कोई भी महिला नानी के साथ नहीं थी। सारे ही समय पर घर चले जाते थे। उस दिन नानी लकड़ियाँ लेने को दूसरी तरफ चली गई थी तो गांव की महिलाओं से अलग हो गई थी। नानी घबरा गई। एक तो घर में बच्चे अकेले थे, दूसरा जंगल में अब हिंसुक पशुओं का डर भी लग रहा था। नानी ने फटाफट अपने कदम बढ़ाए। तभी उन्होंने देखा कि पीछे से एक औरत भी चली आ रही है। उसकी पीठ पर भी लकड़ियों का बोझ था। उसने अपने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। नानी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारे पहाड़ों में घूंघट की प्रथा नहीं थी और वैसे भी रात के अंधेरे में जंगल में घूंघट ओढ़ने का क्या मतलब था। वो शुक्ल पक्ष था और चंद्रमा की रोशनी धरती पर पड़ रही थी। वो औरत नानी से काफ़ी दूर थी। नानी ने सोचा कि मैं इसका इंतज़ार कर लूं तो हम साथ हो जाएंगे। नानी रुक गई। हमने नानी से पूछा था, नानी आपने उस औरत को आवाज़ क्यों नहीं लगाई? तो इस पर नानी ने कहा, बेटा जंगलों में ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोला करते क्योंकि ऐसा बोलने से बुरी बलाएं हमारे पीछे पड़ सकती हैं। इसलिए नानी रुककर वहाँ उस औरत का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही नानी रुकी तो वो औरत भी अपनी जगह पर रुक गई। नानी ने सोचा बड़ी अजीब औरत है। नानी को घर जाने की देर हो रही थी। नानी ने सोचा कि छोड़ो जो भी होगा, पीछे पीछे तो आ ही रही होगी। पता नहीं कौन है, दिखाई भी नहीं दे रही है। नानी जल्दी जल्दी घर आने लगी। बीच बीच में नानी पीछे मुड़कर देख लेती तो देखती कि वो औरत भी बराबर चली आ रही है। जब नानी गांव की सीमा में प्रवेश कर रहे थे तो वहीं पर से गांव के आराध्य देव भैरवनाथ जी का मंदिर भी दिखता था। नानी ने भैरवनाथ जी को प्रणाम किया। भैरवनाथ जी पर गांव के लोगों की असीम श्रद्धा थी। उन्हें गांव का रक्षक देव भी माना जाता था। नानी के मन में विचार आया कि देखूं तो वो औरत कहाँ गई। नानी ने पीछे मुड़कर देखा तो नानी के आश्चर्य का कोई ठिकाना ही ना रहा। दूर दूर तक भी वो औरत दिखाई नहीं दी। आसपास ना तो कोई गांव था और ना ही कोई इधर उधर जाने का रास्ता था। केवल नानी का ही गांव था। इतनी रात में वो औरत कहाँ चली गई? अब तो नानी को डर लगने लगा। हालांकि गांव की सीमा में आने के बाद नानी को दृढ़ विश्वास था कि वो जो कोई भी रही होगी अब उनका पीछा नहीं कर पाएगी और न ही कुछ बिगाड़ पाएगी क्योंकि भैरवनाथ जी की कृपा उस गांव पर बनी रहती है। ऐसी लोगों की मान्यता थी। नानी बिना पीछे मुड़े फटाफट भागी और अपने घर पहुंची। घर में जब नानी ने ये बात बड़े बूढ़ों को बताई तो पता चला कि जंगल में ऐसी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और हमें रात के वक्त जंगल में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरी जिंदगी में वैसे तो काफ़ी सारे दौर आए और उनमें से एक दौर ऐसा भी था जब मुझे बैडमिंटन खेलने का शौक चढ़ा था। इसे शौक कहें या नशा समझ नहीं आ रहा, मगर उन दिनों बैडमिंटन खेलना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। मैं अच्छा खासा खेल भी लेता था जिस कारण मुझे जगह जगह पर टूर्नामेंट खेलने बुलाया जाता था और मैं इसी तरह से काफ़ी जगहों पर जा चुका हूँ। मगर मुझे क्या पता था कि मेरी यही आदत मुझे एक दिन मौत के इतने करीब ले आएगी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि उन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। ऐसी वैसी ठंड नहीं बल्कि दिसंबर के आखिरी हफ्ता वाली ठंड, कड़ाकेदार और जमा देने वाली।
इसी बीच मुझे एक नाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट के लिए बुलाया गया था। वो जगह जहां मुझे जाना था वो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता था, जिस वजह से मैं वहां पापा की बाइक लेकर जाने के लिए शाम तक निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने के कारण तब तक पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। कुछ देर बाइक भगाने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा। थोड़ी देर बाद मैच शुरू हुआ। मैच खत्म होने के बाद मैंने जब अपना फोन पकड़ा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रात काफी हो चुकी थी। घर से 4-5 मिस कॉल भी आ रखे थे। मैंने तुरंत घर पर फोन लगाया और बता दिया कि अब जाकर मैच खत्म हुआ और अब मैं घर आने के लिए निकल रहा हूं। जिसके बाद मैं बाइक लेकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। जैसा कि रात काफी हो चुकी थी, जिस कारण रास्ते पर दूर दूर तक और कोई शख्स नजर नहीं आ रहा था। रास्ता भी पूरी तरह से सन्नाटे और अंधेरे में डूबा हुआ था। बाइक की हेडलाइट के अलावा और किसी तरह की कोई रोशनी रास्ते पर नहीं थी। ऊपर से रास्ता दोनों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ था, जिस कारण जंगली जानवरों की तरह तरह की आवाजें मेरे कानों में गूंज रही थी, जिनसे मुझे डर भी लग रहा था। मगर ऐसे ही चलते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। रात हर पल गहराती जा रही थी और साथ ही साथ हर बीतते पल के साथ ठंड भी जोर पकड़ रही थी। कोहरे का तो ये हाल था कि बीच बीच में रास्ता भी सही से नजर नहीं आ रहा था। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे बाइक धीरे ही चलाना पड़ रहा था। अब तक तो सब कुछ लगभग ठीक ही चल रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि अभी तो बुरा होना बाकी है। अभी मैं तेजी से बाइक भगा ही रहा था कि तभी अचानक से बाइक का बैलेंस बिगड़ने लगा। बाइक जैसे तैसे गिरते गिरते बची और जिसका डर था वही हुआ। उस सुनसान रास्ते पर बाइक बंद पड़ चुकी थी और काफी कोशिश करने पर भी चालू नहीं हो रही थी। मैं थोड़ा घबरा सा गया। समझ में नहीं आ रहा था कि अब करूं क्या। मैं तो बाइक के बारे में ज्यादा कुछ जानता भी नहीं हूं। मैंने 2-4 बार किक मारकर भी बाइक चालू करने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ। मैंने सोचा फोन करके घर पर बता देता हूं, शायद कोई रास्ता निकल आए। ये सोचकर मैंने अपने जेब से फोन निकाला, मगर बदकिस्मती से फोन में नेटवर्क ही नहीं था और अब ज्यादा चार्ज भी नहीं बचा था। मैंने वहां से थोड़ा हिल डुल कर फोन में नेटवर्क लाने की कोशिश की, मगर नेटवर्क वहां कहीं पर भी नहीं था। रात अब तक काफी ज्यादा हो चुकी थी। समय हो रहा था रात के 12:15 बजे का। मेरे सर में कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए, मगर मैं इतना जरूर जानता था कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ होने वाला नहीं है। मुझे कुछ तो करना ही होगा, मगर क्या? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के बीचों बीच एक पीली रोशनी नजर आई, जो कि रास्ते के एक किनारे से आकर रोड के बीचों बीच पड़ रही थी। मैंने सोचा एक बार जाकर देखना चाहिए, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। मगर एक और बात ये भी गौर करने लायक थी कि थोड़ी देर पहले तक तो यहाँ कोई रोशनी नहीं आ रही थी, फिर अचानक से कहां से आ गई मुझे सूझ नहीं रहा था। मगर जाकर देखना तो पड़ेगा, लिहाजा मैं बाइक को वहीं छोड़कर उस रोशनी की तरफ जाने लगा। जिज्ञासा भरे दिमाग और धीरे धीरे कदमों से चलकर मैं जब उस रोशनी के पास पहुंचा तो पाया कि वो रोशनी रास्ते के किनारे एक दुकान से आ रही है। एक टेलर यानी दर्जी की दुकान में जल रही मोमबत्ती की रोशनी रोड पर पड़ रही थी। वो दर्जी एक सफेद कपड़ा सिल रहा था। हालांकि मैं ज्यादा जानता नहीं था, मगर वो सफेद कपड़ा देखने में बिल्कुल कफन जैसा लग रहा था। वो दर्जी चुपचाप अपनी ही धुन में कफन सिले जा रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी,
पता नहीं क्यों मुझे वो शख्स देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा था। सिर के ज्यादातर बाल पक चुके थे और जो बचे कुचे थे वो भी सफेद हो चुके थे। आदमी थोड़ा उम्र दराज लग रहा था। मुझे समझ न आए कि मैं इससे क्या बोलूं। भला ये मेरी मदद कर भी पाएगा या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, जी सुनिए 1 मिनट। आवाज सुनते ही उस आदमी ने नजर उठाकर मेरी ओर देखा। उसके चश्मे के भीतर से मोमबत्ती की धुंधली सी रोशनी में मुझे उसकी तेज तर्रार आंखें नजर आईं। आंखें ऐसी जैसे कुछ बोलना चाह रही हो। शायद मैं ही पढ़ नहीं पा रहा था। उसकी मुस्कान होठों पर अब भी बरकरार थी। तभी उस आदमी ने दबी धीमी सी आवाज में कहा, बाइक चालू हो जाएगी, थोड़ा रुक जाओ। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मैं दंग रह गया कि आखिर इसे पता कैसे चल गया कि मेरी बाइक खराब हो गई। मेरी बाइक तो यहां से काफी दूर में बंद हुई थी। तभी मैंने उस आदमी से चौंकते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि बाइक खराब हो गई है? मेरी बात सुन उस आदमी ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसके होठों की मुस्कुराहट थोड़ी चौड़ी हो गई। उस आदमी के ये बात कि बाइक थोड़ी देर में चालू हो जाएगी मुझे काफी अजीब लगी। मैं चलते हुए वापस अपनी बाइक के पास गया और बाइक चालू करने की कोशिश की तो 2-4 बार कोशिश करते ही बाइक चालू हो गई। मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही। मैंने सामने दर्जी की दुकान की तरफ देखा तो अब मोमबत्ती की कोई रोशनी जमीन तक नहीं आ रही थी। मैं दौड़कर उस दुकान की तरफ गया तो वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि अब वहां ना तो कोई दुकान थी और ना ही कोई दर्जी। अगर कुछ था तो बस वो कफन जिसे वो दर्जी सिल रहा था। मेरी अब तक सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर मैं इतना तो जान ही गया था कि यहाँ रुकना मेरे लिए सही नहीं रहेगा। लिहाजा मैं भागता हुआ वापस अपनी बाइक के पास आया तो बाइक का नज़ारा देखकर मैं अधमरा सा हो गया। दरअसल बाइक के ऊपर वही कफन पड़ा हुआ था। मैंने डरते डरते उस कफन को बाइक के ऊपर से हटाकर फेंका और बाइक लेकर सीधे घर के लिए चल पड़ा। उस रात तो जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मगर बाद में मुझे पता चला कि दरअसल उस रास्ते पर एक दर्जी की दुकान बहुत पहले हुआ करती थी। और हुआ कुछ यूं था कि एक बार उस दर्जी ने एक आदमी का सूट जरा खराब सिल दिया था और गलती से सूट का कपड़ा थोड़ा जल भी गया था। वो आदमी थोड़ा पागल किस्म का था। उसने उसी सफेद कपड़े से गला दबाकर उस दर्जी को मार डाला। कहते हैं कि तब से रास्ते पर यह सब होता ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। एक शाम ठीक 7 बजे मैं अपने घर से रात का खाना लेकर फैक्ट्री जाने के लिए निकला तो कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे ने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक हिलाकर रख दिया। दिसंबर का पहला हफ्ता, ऊपर से गांव की ठंड, इससे मैं पहले से ही वाकिफ था, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ। आज मुझे फैक्ट्री जाना ही होगा क्योंकि आज मेरा काम पर पहला दिन है और ये काम मुझे काफ़ी मशक्क़त के बाद मिली है, तो मेरे पास इसके अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। घर से निकलते ही मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे गांव के रास्ते पर मेरे अलावा और कोई नहीं दिखा। ऐसा हो भी क्यों ना, इतनी ठंड में कौन मेरे जैसा बदकिस्मत होगा जो बाहर निकलेगा। खैर, मैं चलते हुए फैक्ट्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। मेरे घर से फैक्ट्री करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर है और मुझे रात के 9:30 बजे तक वहां पहुंचना होगा, इसलिए मैं 7 बजे ही घर से निकल गया।
घर से निकलते वक्त पापा ने कहा था, आज किसी तरह से पैदल चले जाओ, कल तुम्हारे लिए एक साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। कुछ दूर चलने के बाद मैं गांव के रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जहां मेरी टॉर्च की लाइट पड़ते ही मुझे अंधेरे का पता चला, क्योंकि उस रास्ते पर अंधेरा इस कदर छाया हुआ था कि मेरी टॉर्च की लाइट ना के समान मालूम पड़ रही थी। सन्नाटा तो इस कदर फैला हुआ था कि रास्ते के किनारे झाड़ियों से आ रही रात कीड़ों की आवाजें भी मुझे साफ साफ सुनाई पड़ रही थीं। रास्ता पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ था, तो मुझे बार बार बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर मुझ पर हमला न कर दे। डर के कारण मैं अपने पैरों को दबा दबा कर चल रहा था ताकि मेरे चलने की आवाज ना हो। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से एक टांगे की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैंने जब पीछे पलटकर देखा तो तांगा चलकर मेरी ओर आ रहा था। उस तांगे को देखकर मैं रास्ते के किनारे खड़ा हो गया और मन ही मन में बोला, पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं इस तांगे वाले से सहायता मांग लूं। ये सोचते ही मैंने हाथ दिखाकर उस तांगे वाले को रोकने का इशारा किया, तो वो तांगा ठीक मेरे सामने आकर रुका। तांगे के रुकते ही तांगा चला रहे एक बुजुर्ग आदमी ने मुझसे कहा, कहाँ जाना है बाबू साहब आपको? जिस पर मैंने कहा, वो मुझे थोड़ी दूर आगे फैक्ट्री में जाना है, आप मुझे छोड़ देंगे? इस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, बिना पैसों के तो मैं किसी को भी नहीं बिठाता, 2 रुपया लगेंगे। इस ठंड में पैदल जाने से तो अच्छा है कि मैं उसे 2 रुपए देकर उसके तांगे में चला जाऊं। इस पर मैंने उस बुजुर्ग आदमी से कहा, हाँ ठीक है, मैं 2 रुपए दे दूंगा, आप मुझे वहां तक छोड़ दीजिए। जिस पर उस बुजुर्ग आदमी ने मुझे तांगे पर बैठने को कहा। मैं भी तांगे पर चढ़कर बैठ गया और मेरे बैठते ही उस आदमी ने तांगा भगाना शुरू कर दिया। तांगे पर जहां मैं बैठा हुआ था वो जगह दोनों तरफ तिरपाल से घिरा हुआ था, तो मुझे ठंड उतनी नहीं लग रही थी। मगर हैरत वाली बात तो ये थी कि उस बुजुर्ग आदमी ने इतने ठंड में भी कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था। पर ऐसा क्यों? क्या उस आदमी को ठंड नहीं लग रही? ये सवाल मेरे जहन में कांटे की तरह चुभने लगा। जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है चाचा, आपको ठंड नहीं लग रही है क्या? जिस पर उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं बाबू साहब, मुझे बस गर्मी लगती है, ठंड नहीं। उस आदमी से ये जवाब सुनकर मैं चौंक गया और मैंने मन ही मन में कहा, लगता है ये आदमी थोड़ा पागल है, इसलिए ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कर रहा है। मगर क्या ये सच में पागल है? और अगर हाँ, तो इसके साथ मैं किसी बड़ी मुसीबत में पड़ सकता हूँ, और अगर ना तो ठीक है। इसका पता लगाने के लिए मैंने उस आदमी से कहा, चाचा आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे? रात को तो कोई सवारी भी नहीं मिलती यहाँ। इस पर उस आदमी ने कहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तांगा रात को ही चलाता हूँ। उस आदमी की बातों को सुनकर मुझे पता चलने लगा था कि वो थोड़ा पागल है। खैर मेरे भी फैक्ट्री अब आने ही वाली थी, तो मैं 2 रुपए निकालने के लिए जैसे ही अपने हाथ को जेब में डाला तो मैं चौंक गया, क्योंकि मैंने इसी जेब में 5 का एक सिक्का रखा था। मगर वो सिक्का अब मेरे जेब में नहीं था। मैंने सभी जेबों को देखा पर मुझे पैसे कहीं नहीं मिले। मगर मेरा 5 का सिक्का गया तो गया कहाँ, शायद तांगे में ही कहीं गिर गया होगा। जिस पर मैंने टॉर्च जलाकर अपने आसपास भी देखा, मगर मुझे वो सिक्का कहीं नहीं मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और इस तांगे वाले को क्या जवाब दूं। इसने तो मुझे पहले ही कह दिया था और ये अब
बिना पैसे लिए मानेगा नहीं। इस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा तांगा रोकिए, मुझे उतरना है। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने तांगा रोक दिया। तांगा रुकते ही मैं उतरकर उस आदमी के पास गया और उनसे कहा, चाचा मेरे पैसे गिर गए हैं, अब तो मैं आपको 2 रुपए नहीं दे पाऊंगा। मेरे इतना बोलते ही उस आदमी ने पीछे तांगे की तरफ देखा और चिल्लाकर कहा, अरे बचवा लोग, तुम लोगों ने लिया है क्या बाबू साहब का पैसा? उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं सहम गया, क्योंकि मेरे और इसके अलावा यहाँ तो और कोई नहीं था। तो फिर ये आदमी किसको बोल रहा था? उस आदमी ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से 2 बच्चों के हंसने की आवाज आई। उस आवाज को सुनकर मैं जैसे ही पीछे पलटा तो मेरे होश उड़ गए और मेरा सर एकदम से चक्कर खाने लगा, क्योंकि जब मैं इस तांगे पर बैठकर आया था तब तो यहाँ कोई भी नहीं था। तो अब 2 बच्चे कहाँ से आ गए? अभी मैं एक पुतले की तरह खड़े खड़े ये सब देख ही रहा था कि तभी उनमें से एक बच्चे ने हंसते हुए कहा, हाँ हमने लिए हैं पैसे और अब हम नहीं देंगे। इतना बोलकर वो दोनों बच्चे तांगे से कूदकर जंगलों के भीतर भाग गए। जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, चाचा ये बच्चे कौन थे? और पहले तो मैंने इन लोगों को तांगे पर नहीं देखा। जिस पर उस आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर मैं और सहम गया। मेरे ये पूछते ही उस आदमी ने कहा, क्या बोल रहे हैं बाबू साहब आप? ये दोनों तो आपके बगल में ही बैठे थे, आपको दिखा नहीं क्या? ओ दिखेगा भी कैसे, ये दोनों तो भूत हैं। इतना बोलकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, मगर उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरे कानों को बर्दाश्त तलक नहीं हो रहा था। मैं उसे चुप कराने के लिए जैसे ही अपने हाथ को उसके कंधे पर रखा तो मैं जोर जोर से कांपने लगा। दरअसल मेरा हाथ उस आदमी के शरीर के आर पार हो गया। अभी मैं कांप ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक भारी सी आवाज में कहा, माफ करिएगा बाबू साहब, मैंने आपको बताया नहीं कि मैं भी भूत हूँ और अब आप भी भूत बनने वाले हैं। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं अब वहां रुक नहीं सका। मैं दौड़कर भागने लगा। मैं काफी तेज दौड़ रहा था, मगर मेरे कानों में बस एक ही आवाज आ रही थी, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए। मैं उस आवाज से जितना दूर भागना चाह रहा था वो आवाज मेरे उतने ही करीब आ रही थी। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी बिना पैर चलाए ही हवा में उड़ते हुए मेरे पीछे पीछे आ रहा था। इससे पहले कि मैं काफी दूर भाग पाऊं तभी उस भूत ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया और मुझे उल्टी दिशा में घसीटने लगा। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था और उस आदमी का भी चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। अभी वो भूत मुझे घसीटकर जंगल के अंदर ले जाने ही वाला था। तभी वहां फैक्ट्री के 2-3 कर्मचारी आ गए, जिन्हें देखकर वो भूत हवा में धुआं हो गया। तो उस तरह से उस रात मेरी जान बच गई। मगर आज भी वो आवाज, बाबू साहब मेरे 2 रुपए दीजिए, मेरे कानों में आज तक गूंजती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।